जैसे कोई भी इंजन ले लो, पेट्रोल वाला, डीजल वाला, या कोई भी इंजन है, कुछ भी ले सकते हो। रेफ्रिजरेटर हो गया। शांत हो जाओ, आप ध्यान दो इधर। उसमें क्या है, बाहर से हीट खींचा। जैसे फ्रिज चला रहे हैं हम, फ्रिज क्या कर रहा है, बिना बिजली के फ्रिज तो चल नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, एक एनर्जी यहां से दे रहे हैं, बाहर से एनर्जी ले रहा है, उसमें से कुछ वर्क डन में यूज कर रहा है, कुछ फेंक दे रहा है। फेंक दे रहा है मतलब फ्रिज के पीछे हीट फील की है, गर्म रहता है फ्रिज के पीछे, तो वो हीट लॉस है, वो हमारे काम की नहीं है। फ्रिज गर्म ना हो तो हमें क्या है उससे, पीछे पीछे अगर गर्म फील ना हो तो हमें उसका कोई यूज नहीं है ना। वो तो बिना यूज की एनर्जी है जो फालतू में वेस्ट हो रही है हीट के फॉर्म में। फ्रिज 100% एफिशिएंट होता अगर वो जितनी बिजली खींच रहा है, पूरी की पूरी बिजली ठंडा करने में यूज कर ले रहा है, जो हमारे काम की एनर्जी है वो पूरी यूज हो जाती, तो 100% एफिशिएंट होता। लेकिन ऐसा होता नहीं। 100 जूल अगर बिजली में खींच रहा है तो 70 काम में ले रहा है, 30 फेंक दे रहा है, तो वो 70% एफिशिएंट है। समझ में आ रहा है एफिशिएंसी का मतलब क्या है? तो एफिशिएंसी ऐसे डिफाइन की गई, ये नोटिफिक मतलब ऐसे डिनोट करते हैं, और ये एफिशिएंसी है। और एफिशिएंसी हमारी है क्या, वर्क डन बाय क्यू इन। ये जिला, ये कैसे जरा बता देता हूं। हमारे एफिशिएंसी मतलब हमारे काम की कितनी है, ये वर्क डन जो हुआ है वही हमारे काम का है। फ्रिज का काम ठंडा करना है, ठंडा करने में कितनी एनर्जी लग रही है, वही तो काम की चीज है, बाकी कोई काम की चीज नहीं है। तो जो वर्क डन किया इस इंजन ने वो हमारे काम का है। क्यू इन कौन सा है, कितना खींचा उसने, और क्यू आउट क्या है, वेस्ट, जो आउट में निकल गया, जो हीट के फॉर्म में निकल गया या किसी फॉर्म में निकल गया, साउंड के फॉर्म में निकल गया। पूरा फ्रिज पुराना हो जाता है, आवाज भी करता है, ठंडा भी कम करता है, उसकी एफिशिएंसी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो क्या है, ये यूजफुल, जो हमारी यूजफुल एनर्जी नहीं है वो ज्यादा निकलती जाती है। तो एफिशिएंसी डिफाइन की गई, कितना हमारे यूज की एनर्जी है, जो वर्कडन जो हो रहा है वही हमारे यूज की एनर्जी है, और हमने दी कितनी, बाहर से ली कितनी, बिजली के फॉर्म में, है तो सब एनर्जी। तो या तो एफिशिएंसी को ऐसे समझो, वर्क डन बाय क्यू इन। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो, क्यू इन इक्वल टू, क्यू इन इक्वल टू, कम है कि ज्यादा है? अब अब सही है? अरे ये मिनिमम है, धीरे बोलता हूँ, धीरे बोलता हूँ। क्यू इन इक्वल टू वर्क डन प्लस क्यू आउट। क्या वर्क डन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्यू इन माइनस क्यू आउट, क्योंकि एनर्जी तो कुछ आई, कुछ यूज में हुई, कुछ बाहर चली गई, लेकिन इसको ये इक्वल टू इन दोनों का समेशन है। तो वर्क डन को क्या लिख सकता हूं, क्यू इन माइनस क्यू आउट, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो या तो ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखने में ज्यादा आसानी होती है कि हमारे काम की एनर्जी कौन सी है और हमने टोटल कितनी खींची। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, क्यू इन से डिवाइड कर दो। ये जिला 1 - क्यू आउट बाय क्यू इन। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला या तो ऐसे याद रखो या फिर ऐसे याद रखो। तो ऐसा लिख सकते हैं 1 - टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ, पहले ये लिखो।
अब एक जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल दे दिया मैंने, जैसे समझा रहा हूँ ये फॉर्मूले यूज कैसे करने। एग्जाम्पल 1, पीवी डायग्राम दे दिया, एक ग्राफ दे दिया पीवी। ये वी नॉट, ये 2v0, ये पी नॉट, ये 2p0, और ये कितना है ए बी सी डी, ए से बी, बी से सी। एफिशिएंसी निकालनी है। सपोज उन्होंने बोल दिया ये एक इंजन है, इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, जरा ट्राई करो, चल रही है क्या। मोनो एटॉमिक ले लेना अगर जरूरत पड़े। मोनो एटॉमिक दिया है, मोनो। जरा समझो करना क्या है, तुम्हें इस चीज का यूज नहीं करना है टेम्परेचर वगैरह का, तुम्हें तो इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है कि क्या मैं वर्क डन निकाल सकता हूँ उस पूरी साइकिल का, और कहाँ हीट इन है। अब मुझे नहीं पता ए से बी में क्यू इन है या क्यू आउट है, वर्क डन तो मैं निकाल ही लूंगा। क्यू इन मतलब किस ए से बी में क्यू इन है या क्यू आउट है, ये देख लो, क्यू इन और क्यू आउट निकाल सकता हूँ मैं, टोटल क्यू नहीं निकालना है। ए से बी में हीट क्यू इन है या क्यू आउट है, दी गई है या निकाली गई है, तो तुम्हें सिर्फ क्यू इन वाली लेनी है जिस जिस प्रोसेस में क्यू इन है। ऐसे ही सेम टू सेम इसमें करना है, जहां जरूरत पड़े मोनो एटॉमिक ले लेना, जहां भी जरूरत पड़े।
चलो देखो, ये हटा रहा हूँ। तो जैसे ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं, ये ग्राफ दे दिया या लैंग्वेज दे दी, इस पूरे में मैं वर्क डन जरूर निकाल सकता हूँ। वर्क डन कितना है, सिंपली इसका एरिया साइक्लिक में कितना हो गया, पी नॉट पी नॉट। वर्क डन मुझे पता है पी नॉट, प्लस का कि माइनस का, प्लस का ही होगा। अगर वर्क डन नेगेटिव हुआ तो हमारे काम का तो रहा ही नहीं ना कोई भी इंजन, वर्क डन मिल ही नहीं पा रहा है, मतलब वो इंजन है जो काम ही नहीं कर पा रहा है। क्या काम का इंजन है, किसी काम का ही नहीं। वर्क डन तो पॉजिटिव निकल के आना ही चाहिए। वर्क डन आ गया। अब मैं ए से बी देख रहा हूं, ए से बी कौन सा प्रोसेस है, जरा देखो स्टेप बाय स्टेप। ए से बी, ए से बी आइसोकोरिक, डेल्टा डब्ल्यू कितना है ए से बी में, 0। डेल्टा यू कितना है, एन एफ बाय 2 आर डेल्टा टी, यही वाला फॉर्मूला लगाना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां का प्रेशर कितना है पी नॉट, वॉल्यूम कितना है वी नॉट, टेम्परेचर कितना होगा, प्रेशर 2 पी नॉट, तो टेम्परेचर भी कितना, प्रेशर 2 पी नॉट, वॉल्यूम 2 वी नॉट, टेम्परेचर, प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम 2 वी नॉट, टेम्परेचर, सब जगह के टेम्परेचर लिख दिए। तो डेल्टा यू कैसे निकालूंगा, एन एफ बाई 2, मोनो एटॉमिक ले लिया, 3/2, 3n/2 आर, डेल्टा टी कितना हो गया, टी नॉट से क्या हो गया 2 टी नॉट, तो कितना आएगा यहाँ 3nr टी नॉट बाय 2। ये क्या आया मेरा, डेल्टा यू पॉजिटिव का आया, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू क्यू क्या हो जाएगा, ए बी के लिए बात कर रहा हूं सिर्फ, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यानी 3nr टी नॉट बाय 2। प्लस का है कि माइनस का, मतलब हीट सप्लाई की गई है या खींची गई है, सप्लाई की गई है, मतलब इसको सप्लाई की गई है, यानी ये क्यू इन है, ये चला क्या, सप्लाई की गई है तो क्यू क्या है, क्यू इन है। अच्छा बी से सी, ऐसे ही मुझे सारी प्रोसेस देखनी पड़ेगी, इतना आसान काम भी नहीं है। बी से सी की बात करूं, बी से सी में कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक। आइसोबारिक के लिए डायरेक्ट डेल्टा क्यू लिख सकता हूं मैं, दो तरीके हैं लिखने के, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लिखूं, या फिर एन सी पी डेल्टा टी लिख दूं। एन सी पी कितना होता है, एफ आर बाई 2 प्लस आर, डेल्टा टी कितना है 2 टी नॉट से कितना हो गया 14, तो 2 टी नॉट, तो कितना हो गया ये 5 एन आर टी नॉट। पॉजिटिव की नेगेटिव, मतलब ये भी क्या है क्यू इन, यहां भी क्या हुआ हीट क्यू इन। सी से डी की बात करें, कौन सा प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक, डेल्टा डब्ल्यू 0, तो डेल्टा यू कितना है एन एफ बाई 2 आर, डेल्टा टी कितना है 4 टी नॉट से 2 टी नॉट, मतलब माइनस का -3nr टी नॉट, जोड़ू दोनों को जोड़ूंगा तो डेल्टा क्यू आ जाएगा -3nr टी नॉट। माइनस आया मतलब हीट दी है या निकली है, आउट है ये, तो ये वाली लेनी ही नहीं है मुझे, ये तो सिर्फ क्यू इन लेनी है, ये क्या है क्यू आउट है, इससे कोई लेना देना नहीं। जब मैं यहां से यहां आऊंगा, आइसोबारिक है, खुद वैसे ही सोचो, नॉर्मल सोचो, यहां से यहां जा रहे हैं आइसोबारिक है, वर्क डन लिखूंगा एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा टी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो क्यू क्या आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा, क्या होगा क्यू, लिखो जरा लिख दो, अगर समझ नहीं आ रहा तो लिख दो। डी से ए के लिए डेल्टा क्यू आएगा एन एफ आर बाई 2 प्लस आर, एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है नेगेटिव है, तो डेल्टा क्यू क्या आएगा नेगेटिव, मतलब यहां भी क्या आएगा क्यू आउट। लेकिन मुझे लेने नहीं है क्यू आउट वाले, मुझे कौन से वाले लेने क्यू इन वाले, तो एफिशिएंसी क्या होगी वर्क डन बाय क्यू इन। वर्क डन कितना आया पहले ही निकाल लिया था, पी नॉट वी नॉट। क्यू इन कौन कौन से हैं देखो, 3nr टी नॉट बाई 2 और
5 nRT नॉट बाई 2, जोड़ो जरा दोनों को, 13 nRT नॉट बाई 2, ये जिला क्या, 13 nRT नॉट बाई 2। पी नॉट वी नॉट को क्या लिख सकता हूं, nRT नॉट से nRT नॉट कट गया, तो ये फ्रैक्शन कितना आया, 2 बाय, एफिशिएंसी के लिए किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 100 के लिए, तो 200 बाय 13 एफिशिएंसी आई, कितना परसेंटेज, ये कितना होता है लगभग 15 पॉइंट समथिंग होता है क्या, तो ये अप्रोक्सीमेटली 15 पॉइंट समथिंग है, मतलब 15% एफिशिएंट है ये इंजन, किसी काम का नहीं है। 100 दोगे, अगर तुमने पेट्रोल 100 जूल एनर्जी सप्लाई कर रही है पेट्रोल, तो वो बस 15 जूल ही काम करा पा रही है, बाकी पूरा का पूरा कहाँ हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, किसी काम का नहीं है इंजन। हमें ऐसा इंजन चाहिए जो 90% तक एफिशिएंट हो, 95 96% तक मतलब ये इंजन, ऐसा इंजन बनाने की कोई काम ही नहीं है, क्यों बनाएंगे लोग। अब ऐसे ही इसमें निकाल के दिखाओ, मतलब मुझे फॉर्मूला पहला कौन सा यूज करना है, वर्क डन बाय क्यू इन। जल्दी करने के लिए बिल्कुल ये कर सकते हैं कि जहां तुम्हें डायरेक्टली दिख रहा है कि क्यू आउट है, वो लेने ही मत, सीधे सीधे क्यू इन वाले लो। समझ में आ गया ये, तो कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो काम बन जाएगा, हम निकाल लेंगे, वर्क डन तो हम निकाल ही लेंगे।
ये हटा दूं ये वाला। हाँ क्या? अभी निकालो बोनस तो छोड़ो। 2 P0। काम तो जाओ, जरा ध्यान दो। उसका आया क्या? अब ये प्रोसेस कौन सा, जरा एक मैंने ऐसी पीवी डायग्राम बना दिया है। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एक्सपांशन, फिर एडियाबेटिक एक्सपांशन, फिर वापस जा रहा है आइसोथर्मल, फिर वापस जा रहा है एडियाबेटिक, यानी 2 आइसोथर्मल 2 एडियाबेटिक। अगर ऐसा प्रोसेस बनाऊं तो देखो कितनी एफिशिएंसी आ रही। एफिशिएंसी निकालना है, डेटा मैंने दे दिया है। हाँ निकालो जरा, दोनों निकालो। ये आ गया, कितना आ रहा है? नहीं निकल रहा वर्क डन इसका। 38.3। इसका और निकाल दो जरा, देखो जरा ये एफिशिएंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तो ये बोर्ड पे लिखा है। अभी बोनस वोनस छोड़ो, अभी तो बोर्ड पे लिखा है, करके दिखाओ।
पहले उसका देख लेते हैं, क्या आंसर आ रहा है? 38 100/9 कितना होता है? एफिशिएंसी 100/9 परसेंटेज। देखते देखते, वर्क डन तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसका एरिया। तो वर्क डन क्या आएगा? हाफ इंटू बेस कितना है, हाइट कितना है, तो वर्क डन आया P0 V0/2। अब यहां से यहां देखते हैं, ए से बी गया, ए से बी जा रहा हूं, कौन सा प्रोसेस है? आइसो पी पी स्ट्रेट लाइन, कोई प्रोसेस है क्या ये? पहले अलग अलग देख लेते हैं, जो आसानी से निकल सकते हैं वो देख लेते हैं। सी से ए जा रहे हैं, कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक। पहले वो तो लिख दूं, P0 टेम्परेचर, पहले तो सब जगह टेम्परेचर लिखो, काम बन जाएगा। 2P0 2V0 4T0 P0 2V0 2T0। अब जरा सी से ए का लिखता हूं, पहले सी से ए जा रहा हूं मैं, सी से ए। तो वर्कडन क्या है? नेगेटिव। अच्छा डायरेक्टली ऐसे अंदाजा लगाते हैं, सी से ए जा रहे हैं, वर्कडन क्या है? नेगेटिव। और डेल्टा यू क्या है? वो भी नेगेटिव। 2T0 से टेम्परेचर कितना हो रहा है? T0 कम हो रहा है ना टेम्परेचर, दोनों नेगेटिव, सम करने पे डेल्टा क्यू कितना है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्यू इन है या क्यू आउट है? क्यू आउट है। मतलब इसको तो कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं फालतू में, मेहनत बेकार है अगर इसको कैलकुलेट करें तो। क्यू आउट चाहिए ही नहीं ना हमें, तो कौन सा चाहिए? बी से सी जा रहा हूं, वर्क डन कितना है? 0। प्रोसेस कौन सा है? आइसोकोरिक, इसीलिए वर्क डन क्या है? 0। तो डेल्टा यू लिख दूं, वही डेल्टा क्यू के बराबर हो जाएगा। डेल्टा यू कितना है बी से सी आने पे? वो भी नेगेटिव है, देखो टेम्परेचर कम हो रहा है। तो यहां भी क्या है? क्यू क्यू इन शायद इसमें है। हाँ तो बस क्यों मेहनत करनी, सीधे किसका लिखना है? ए से बी सॉल्व करना है। ए से बी में कुछ अजीब सा प्रोसेस है, ना आइसोकोरिक है ना कुछ है। पी और वी में स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, कोई जनरल प्रोसेस नहीं है, ना आइसोबारिक है ना आइसोकोरिक है ना आइसोथर्मल है, कुछ अलग ही प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के लिए मैं डेल्टा यू लिख सकता हूं डायरेक्टली, एन F/2 R डेल्टा टी। T0 से कितना? 4T0 यानी 3T0। 3 है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक बोला था। 3 कितना हो गया? 9 nRT0/2, ये सही है। डेल्टा डब्ल्यू और लिख दूं, काम बन जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू ए से बी जाने में पॉजिटिव है कि नेगेटिव? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। और ए बी के नीचे का पूरा एरिया ही डेल्टा डब्ल्यू है, ये जला गया। पूरा एरिया निकाल सकते हैं। ट्राइंगल का कितना था? P0 V0/2। इसका कितना है? P0 V0 3P0 V0/2, ये जिला क्या? ट्राइंगल का कितना है? P0 V0/2। नीचे जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका कितना है? P0 V0। तो टोटल एरिया कितना है? 3P0 V0/2। अब वर्क एफिशिएंसी क्या होती है बताओ? फॉर्मूला, वर्क डन बाय क्यू इन। क्यू इन कितना है? यही तो है क्यू इन। दोनों को जोड़ो कितना हो? एक मिनट। वर्क डन तो मैंने पहले ही निकाल लिया था। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वर्क डन बाय क्यू इन, P0 V0/2। क्यू इन कितना है देखो, ए से बी में डेल्टा यू पता है, डेल्टा डब्ल्यू पता है, तो डेल्टा क्यू हो जाएगा। nRT0 को ऐसा लिख दूं, ये कितना होता है? ये 6P0। वर्क डन बाय क्यू इन कितना है? 6P0 V0 इंटू 100, ये कट गया, 1/12 इंटू 100, 50/3, सही है ना? 50/6, 25/3। ये परसेंटेज में कितना होता है? 8 पॉइंट समथिंग। ये तो और गंदा है, इतना कम एफिशिएंट है ये। तो एफिशिएंसी निकालनी है 25/3, इसकी निकाल के दिखाओ, तब आएगा मजा।
बातें मत करो। हाँ, ए के लिए वॉल्यूम, एक वॉल्यूम ये दे दिया। एक काम करो ना, रहने दो ये सब, सॉल्व करने लगे थे क्या? चलो V1 V2 V3 ऐसे ले लो, ऐसे करके दिखाओ। चलो, और यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। यहाँ का प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2। अच्छा, डायरेक्ट मैं थोड़ा काम आसान कर देता हूँ। आइसोथर्मल है तो ये भी टेम्परेचर कितना होगा? इवन ही होगा। एडियाबैटिक है, पता नहीं P2, P3, P3 और T3, पता नहीं P4, P4, लेकिन टेम्परेचर पक्का T3। ये जला यहां से यहाँ आ रहा हूँ, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर T3 रहने वाला है। P4 V4 T3। हाँ, अब करो, लो सारे वेरिएबल हैं, छोड़ो V0 T, मोनो एटॉमिक मान लेना। मुझे नहीं लगता उससे फर्क पड़ेगा, मोनो है डाई है क्या है। पहले ए से बी का वर्कडन निकालते हैं, पहले तो वर्कडन निकालना है। वर्कडन निकालता हूं, ए से बी में वर्कडन लिख सकता हूं क्या मैं? कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। वर्कडन क्या होता है? NR T0 की जगह T1, वेरिएबल में इसलिए लिख रहा हूं ताकि और समझ में आए। वर्कडन ये हो गया, एक्सपांशन हुआ है तो प्लस आएगा, वॉल्यूम बढ़ा। एडियाबैटिक का वर्कडन कितना होता है? एडियाबैटिक का वर्कडन NR डेल्टा T, NR डेल्टा T बाय 1 माइनस गामा ही लिखा रहने दो। ये A से B, ये B से C, दोबारा C से A जाओ, वर्कडन लिखोगे NRT ln V4 बाय V3। ये नेगेटिव का आएगा, ये पॉजिटिव का आएगा, लिखा रहने दो, अपने आप ही वो सेट हो जाएगा। फिर वर्कडन D से, ये D है पॉइंट, D से A एडियाबैटिक है, NR डेल्टा T बाय 1 माइनस, सही है। टोटल वर्कडन क्या होगा इस पूरे का? समेशन। डेल्टा Q बहुत आसान है, एडियाबैटिक वाले में तो Q 0 ही होता है, ना Q इन ना Q आउट। सिर्फ लिखना किस में है? आइसोथर्मल में। और आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। डेल्टा U क्या है? 0। तो जो वर्कडन होगा वही Q इन है, और Q इन है आइसोथर्मल में। क्यों Q इन है? क्योंकि वर्कडन पॉजिटिव है। देखो इसमें यहाँ A से B जा रहा हूं, सिर्फ आइसोथर्मल वाले लेने हैं। A से B में वर्कडन पॉजिटिव है, तो A से B का वर्कडन ले लूं मैं ऊपर, तो एफिशिएंसी क्या होगा? ध्यान दो जरा, धीरे धीरे देखो। वर्क डन बाय क्यू इन, वर्क डन तो मेरे को सारे जोड़ने पड़ेंगे। क्यू इन क्या होगा? क्यू इन, ए से बी में क्यू इन लिख रहा हूं मैं, क्यू इन। ये पूरा सॉल्व नहीं करना है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं, इसका रिजल्ट याद रखना है, अभी रिजल्ट निकल के आएगा। ए से बी में क्यू इन कितना है? डेल्टा यू 0 है, जो वर्क डन होगा वही डेल्टा क्यू के बराबर होगा, और वर्क डन कितना है? NRT ln, लिखने की भी जरूरत नहीं, पता ही है हमें, ये लिखा तो है। जब मैं C से D जा रहा हूं तब वर्क डन कितना है?
वही क्यू इन के बराबर होगा, सी से डी जा रहा हूं, तब वर्क डन कितना है, एन आर टी थ्री एल एन वी फोर बाई वी थ्री। क्यू इन दोनों को ऐड कर दूं, अब वो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ऐड कर देते। क्यू इन इतना है एन आर टी वन एल एन वी टू बाई वी वन प्लस एन आर टी थ्री एल एन वी फोर बाई वी थ्री। ये वर्क डन हो गया, और ये क्या हो गया, क्यू इन हो गया। वर्क डन ऊपर लिखना है, वर्क डन क्या आएगा जरा देखो, इन दोनों को तो ऐड करना ही है, एन आर टी वन एल एन वी टू बाई वी वन प्लस एन आर टी थ्री एल एन वी फोर बाई वी थ्री प्लस एन आर टी थ्री माइनस टी वन अपॉन वन माइनस गामा प्लस एन आर टी वन माइनस टी थ्री अपॉन वन माइनस गामा। ये जला, और ये दोनों कट गए, चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, पक्का समझ में आ रहा है, ये दोनों तो कट गए होंगे, एन आर टी थ्री माइनस टी वन, एक मिनट रुकना, वो दोनों कट गए, एन आर टी थ्री अपोजिट नेगेटिव लिखे हुए, एक मिनट रुकना, इतना 100% भी नहीं आना था, संजन बन जाता तो मजा ही आ जाता, कुछ तो गड़बड़ कर दी। एक मिनट, एन आर टी वन एल एन वी टू बाई वी वन एन आर टी थ्री एल एन वी फोर बाई वी थ्री एन आर टी थ्री माइनस टी वन देखना सारे वर्कडन सही लिखे हैं। अरे यार ये थोड़ी, ये तो गड़बड़ है, 100% एफिशिएंट इंजन अगर बना पाता था तो मैं यहाँ क्यों होता। हाँ, सी से डी में वर्कडन जो लिख रहा हूं मैं, तो वो तो अपने आप एडजस्ट हो जाना चाहिए, नेगेटिव है तो। एन आर टी सी से डी आइसोथर्मल है ना, आइसोथर्मल का वर्कडन क्या होता है, एन आर टी एल एन वी फोर बाय थ्री वर्कडन बाय क्यू इन। पहले तो क्यू इन चेक कर लेते, क्या क्यू इन सही है ए से बी में, एक मिनट, ए से बी में, ए से बी में क्यू इन है, लेकिन सी से डी में क्यू आउट है, वो क्यों ले लिया फालतू में, ये गड़बड़ कर दी। ए से बी में डेल्टा यू तो जीरो है, डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव मतलब डेल्टा क्यू पॉजिटिव, डेल्टा क्यू पॉजिटिव मतलब क्यू इन। सी से डी में वर्कडन नेगेटिव, तो डेल्टा क्यू भी नेगेटिव यानी क्यू आउट है, तो वो गड़बड़ कर दिया, ये नहीं लेना। तो ये गड़बड़ कर दिया, नीचे वर्क डन बाय क्यू इन, क्यू इन में क्या क्या आने वाला है, एन आर टी वन एल एन वी टू बाय वी वन, ये नहीं आने वाला है। ये तो कट गए, अब डिवाइड करो, अब तो सही है, अब सब कुछ सही है, वो कट गए, नीचे इधर डिवाइड किया तो ये तो क्या बन गया, वन प्लस एन आर टी थ्री एल एन वी फोर बाय वी थ्री। अभी पूरा काम नहीं हुआ, ध्यान देना, एन आर टी वन एल एन, यही बना एन आर, तो ये आया वन प्लस टी थ्री एल एन के अंदर वी फोर बाई वी थ्री एल एन के अंदर वी टू बाई वी वन। अब इनमें भी रिलेशन निकालना पड़ेगा, इसको भी एलिमिनेट करना है, और नीचे क्या है टी थ्री और नीचे क्या है
जरा देखो वॉल्यूम्स में क्या रिलेशन है, V3 और V4 में क्या रिलेशन है, जरा ये देखना है। V4 बाई V3, V4 बाई V3 और V2 बाय V1 आइसोथर्मल है। ध्यान दो सब लोग, आइसोथर्मल है तो P1 V1 का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, P2 V2 के, P3 और V2 में, P3 और V2 में रिलेशन में निकालूंगा। अभी मुझे वॉल्यूम्स में रिलेशन निकालना पड़ेगा तब मेरी एग्जैक्ट एफिशिएंसी आएगी। तो एफिशिएंसी आएगी 1 प्लस T3 बाई T1 ln के अंदर P4 बाई V3 ln के अंदर Q बाई V1, 4 बाई V3। अच्छा ये तो सिंपल है, ये तो बहुत आसान है। V4 बाई V3 का जो रेशियो आएगा वही रेशियो V1 बाई V2 का आएगा। मैं ये बोल रहा हूं V4 बड़ा वॉल्यूम छोटा वॉल्यूम, V4 बाई V3 इक्वल टू V1 बाई V2, तो वो -1 बन जाएगा। और ऐसे समझ नहीं आ रहा तो पूरा निकाल लेते हैं, पूरा निकाल लेते हैं, सब निकाल लेते हैं V1 V2 V3 के टर्म में। मुझे तो कह रही है ये सब नहीं करना है एग्जाम में, मुझे तो एक रिजल्ट आना है, इसके बाद मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, -1। तो रिजल्ट आएगा 1 माइनस T3 बाई T1, वो याद करना है, मेन तो वो है। लेकिन ये मैं पूरा प्रूफ कर रहा हूं। V4 बाई V3 कितना होगा, कैसे निकाल सकते हैं, कुछ आइडिया है? आइसोथर्मल V2 और V3 में रिलेशन तो निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकता हूं, आसान है, देखो बहुत आसान है। P V2 दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, किस प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक के लिए। P को किस में कन्वर्ट कर दूं, T बाई V के फॉर्म में, T V2 दी पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से यहां तक T1 V2 की पावर गामा -1 इक्वल टू T3 V3 की पावर गामा -1, ये जिला यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही एडियाबेटिक ये यहां से यहां तक, इस एडियाबेटिक को यूज कैसे करूंगा, PV टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, TV की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, फिर से T1 V1 की पावर गामा -1 इक्वल टू T3 V4 की पावर गामा -1, ऐसा। ठीक, ये हो गया। अब मुझे इन दोनों का यूज करके उसको -1 लेके आना है, चलो यूज करो, तो यूज डिवाइड कर दूं क्या, डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, देखूं कुछ बन जाए। T1 से T1 कट गया, V2 बाई V1 की पावर गामा -1 इक्वल टू V3 बाई V4 की पावर गामा -1 बन गया। T1 T1 कट गए, T3 T3 कट गए, V2 बाई V1 की पावर गामा -1 इक्वल टू V3 बाई V4 की पावर गामा -1। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, उल्टा कर दूं तो ये पक्का -1 बन गया। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया। देखो इससे क्या बना, जरा ध्यान दो, मुझे तो याद ये रखना है, मेरे काम का तो यही है। मतलब मेरी एफिशिएंसी इस पूरे में किसी बात पर डिपेंड नहीं की, सिर्फ इस चीज पर डिपेंड की कि T3 कितना है और T1 कितना है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है और यहां पे टेम्परेचर कितना है। यानी अब ये तो मेरी इच्छा है मैं T3 को बहुत ज्यादा कर दूं, T1 बड़ा होना चाहिए, T3 बड़ा होना चाहिए अच्छी एफिशिएंसी के लिए। एफिशिएंसी मतलब अभी 100 का मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं T1 बहुत ज्यादा कर दूं, T3 कम कर दूं, तो एफिशिएंसी लगभग 1 के आसपास आ जाएगी। और टेम्परेचर हम हाथ से हैंडल कर सकते हैं, टेम्परेचर तो हमारे हाथ में है हैंडल करना। यानी ये ऐसा इंजन बना सकता हूं जो लगभग 100% तक एफिशिएंट होगा। इसी को हम बोलते हैं कार्नट इंजन। क्या बोलते हैं, कार्नट साइकिल या फिर कार्नट इंजन। हाँ, अगर मैं इसको लगभग 0 के अप्रोच करा दूं, ऐसा टेम्परेचर मेंटेन को, अब एग्जैक्ट 0 तो होने से रहा, क्यों एग्जैक्ट 0 नहीं हुआ, एग्जैक्ट 0 बनने के लिए इसको इनफाइनाइट होना पड़ेगा। इनफाइनाइट टेम्परेचर थोड़ी ना अटेन कर सकते हैं,
अगर इन्फाइनाइट टेम्परेचर अटेंड कर पाते तो बात ही अलग थी, लेकिन ये इन्फाइनाइट रख दूंगा तो 100% एफिशिएंट। जिस दिन हम इन्फाइनाइट टेम्परेचर अटेंड कर लेंगे उस दिन कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। तो अभी तक का सबसे एफिशिएंट इंजन यही है, कार्नेट इंजन, जिसमें हम 90% तक 99-98% तक एफिशिएंट कर पा रहे हैं। और इससे पहले जो फर्जी डायग्राम बनाए थे उनकी 8-8%, 10-10%, 15-15% एफिशिएंसी आ रही थी, और इसकी कहाँ पहुंच गए हम, 95, 98, 99 तक ले आए। मतलब ये बहुत अच्छा अचीवमेंट था। तो कार्नेट इंजन का फॉर्मूला याद रखना है, 1 - T3/T1। ये प्रूफ इसलिए था कि तुम्हें आइडिया लग जाए कि पेपर में अगर याद नहीं रहा तो ये तो नहीं कर पाओगे, पेपर में ये तो करने से रहे, तो सीधे तुम्हें क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। चाहो तो प्रूफ भी लिख लो। प्रूफ इसलिए लिख लो, प्रूफ क्यों लिख लो, प्रूफ का बहुत अच्छा रीजन है लिखने का, 5 नंबर मिलेंगे स्कूल में, 5 नंबर मिलेंगे, अच्छे 5 नंबर। कार्नेट इंजन पक्का आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं आए। उसमें तुम्हें ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ये पूरा भी लिखना पड़ेगा, इसीलिए स्कूल में एक दिन पहले ये इंजन रटना पड़ता है, पेज पलट पलट के। इसलिए लिखो इसको ढंग से, याद बस यही रखो एंड वाला। न्यूमेरिकल आया कार्नेट इंजन पे तो बहुत बकवास है, बस T3 पता होना चाहिए और T1 पता होना चाहिए, निकाल देंगे। आप बहुत मुश्किल है, गंदा है लिखना, थोड़ा आइडिया लगा के लिखो कैसे लिख सकते हो। तो इसका अगर प्रूफ करने को आया तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आएगा, 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं आया। हाँ लेकिन अगर छोटा सा क्वेश्चन आया कि T3 दे दिया, T1 दे दिया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहे हैं वो लोग, डायरेक्ट एफिशिएंसी निकलवा सकते हैं। अच्छा, कॉमन सेंस क्या कहता है तुम्हारा, टेम्परेचर 0 मतलब डिग्री सेल्सियस लेना चाहिए या केल्विन लेना चाहिए। अगर सेल्सियस लोगे और उन्हें टेम्परेचर 0 दे दिया तो क्या 0 रख दोगे, 1/0 समथिंग अपॉन 0 थोड़ी डिफाइंड है। तो पक्का टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में लेना है। अच्छा, इसको ऐसा भी बोलते हैं, ध्यान रखना, जो T1 है उसको टेम्परेचर ऑफ सोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ऑफ, और T3 है उसको टेम्परेचर ऑफ सिंक भी बोल देते हैं। अब वो डायरेक्ट कभी कभी ऐसा नहीं देते तुमको एग्जाम में, बेटा T1 ले लो, T3 ले लो और लिख दो। वो क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ऑफ सोर्स इतना है, टेम्परेचर ऑफ सिंक इतना है। तो उसको ऐसा भी लिख लेना, 1 - टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स। अरे शांत हो जाओ, कितना शोर मचा रहे हो पीछे। थर्मल एक्सपांशन सिर्फ एक दिन का लेक्चर है, एक एक लेक्चर का टॉपिक है, एक दिन में खत्म होगा थर्मल एक्सपांशन। आज तो नहीं सर आप, हाँ हाँ, रिवीजन का मैंने बता दिया, रिवीजन स्टार्ट होने वाला है, पता नहीं डेट, पता नहीं 15 है शायद, जो भी है।
तो रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, मैकेनिक्स से स्टार्ट होगा। कोशिश यही रहेगी मैकेनिक्स में पढ़ाऊं, तो मैकेनिक्स पढ़ के आना, क्योंकि फिर भी नहीं जलेगी, मैं गारंटी देता हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़ के आना, पढ़ चुके हो, क्वेश्चन लगा चुके हो, मजा आएगा मैकेनिक्स में। ये टॉपिक्स ऐसे हैं हीट वाले, ये सारे फॉर्मूले पे चलते हैं। मैकेनिक्स पूरी बिना फॉर्मूले के चलती है, एक फॉर्मूला नहीं है सिंगल जो याद रखना पड़े। तो फॉर्मूले याद करने पड़ रहे हैं, मतलब दिक्कत है, समझ में नहीं आई। हटा दूं? चलो क्वेश्चन लिखो। चलो इंजन ए टेक्स, एक क्वेश्चन लिखो, लिख लिया ये? जल्दी लिखो इस। अरे बातें क्यों कर रहे हो? हाँ सब के सब, 3-4 जो इकट्ठे बैठे हैं। अब तो क्या भगाऊं, थोड़ी देर रह गई, अगले में भगाऊंगा, फोटो खींच लेता हूं। अरे अरे जूम कर लेता हूँ बेटा मैं। हो गया, शांत हो जाओ, अभी भी नहीं हो रहे। लो बोलो, लिख लिया होगा अब तो। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1। इंजन ए टेक्स, अरे शांत हो जाओ, क्वेश्चन लिखो। इंजन ए टेक्स 80 जूल ऑफ हीट, इंजन ए टेक्स 80 जूल ऑफ हीट, इंजन ए टेक्स 80 जूल ऑफ हीट एंड रिजेक्ट्स 60 जूल ऑफ हीट। Engine A takes 80 joule of heat and rejects 60 joule of heat, while engine B takes 40 joule of heat, while engine B takes 40 joule of heat and does 30 joule of work. While engine B takes 40 joule of heat and does 30 joule of work. Find efficiency of engine A. Second, efficiency of engine B. First question, find efficiency of engine A. Second, efficiency of engine B. Third, पहला था efficiency of engine A. Second है efficiency of engine B. Third है efficiency of engine if A and B are in series. Heat output of A is fed as input heat of B. क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या है? दो इंजन है, दोनों के लिए एफिशिएंसी निकालने के लिए तरीका दिया है। अगर दोनों इंजन सीरीज में लगा दूं, मतलब एक के आगे एक लगा दूं, सीरीज में लगा दूं, तो उन्होंने सोचा शायद ऐसा इंजन बन जाए जो और ज्यादा एफिशिएंट हो, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? और थोड़ी सी चीज दे रखी है कि हीट आउटपुट ऑफ इंजन ए, इंजन ए की जो आउटपुट हीट है
वो इनपुट का काम करेगी दूसरे इंजन के लिए, ऐसा बोल रखा है। अब सोचो क्या हो सकता है। ये नहीं, मैंने तो डिक्टेट कर दिया, अब तुम जानो। क्या हुआ, आया 25, 25, 25, 75। ठीक है, इंजन ए की बात करूं तो इंजन ए कितना हीट लेता है, 80 जूल ऑफ हीट, और रिजेक्ट कितना करता है, तो वर्क डन कितना हुआ। इंजन बी की बात करूं, इंजन बी की बात करूं 40 जूल हीट ले रहा है, और क्या कर रहा है, 30 जूल वर्क डन कर रहा है, और 10 किसी काम का नहीं। डायग्राम समझ में आया। डायग्राम समझ में आया। इंजन ए 80 लेता है हीट, 60 निकाल देता है, रिजेक्ट कर देता है, तो बची 20 किस में आ जा रही है, वर्क डन में काम आ जा रही है। ये वर्क डन है, ये वर्क डन। दूसरा इंजन लिया, 40 हीट ली और 30 कितना कर दिया, वर्क डन कर दिया, तो 10 कितनी बाहर फेंक देगा बिना काम की। ये कितनी अंदर आई, ये कितना काम की उसमें से, और ये बर्बाद, ऐसे समझो ना, वेस्ट। हाँ, तो पहला एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय कितनी हीट अंदर आई इनटू 100। 25% एफिशिएंट है इंजन ए। इंजन बी की देखो, इंजन बी कितना है, ये 75%। तो एफिशिएंसी का रेशियो ये सब पूछ सकते हैं वो आराम से। लेकिन तीसरा क्वेश्चन अच्छा है कि उन्होंने ये बोला इंजन ए और इंजन बी सीरीज में लगा दिए। अच्छा एक बात बताओ, इंजन ए में मैंने क्यू हीट दी तो कितनी वर्क डन में काम आई, 25% एफिशिएंसी, मतलब 25% काम आई। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, 25% काम आई, Q/4, और बाकी बची कितनी, 3Q/4 वेस्ट हो गई। अब ये 3Q/4 इनपुट का काम कर रही है इसमें, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 75%, मतलब वर्क डन कितना हो रहा है इस इंजन में,
3/4 का 75%, 75% मतलब कितना होता है 3/4, तो कितना हो गया ये 9/16। तो 3/4 अंदर आई, 9/16 वर्क डन हुआ, तो वेस्ट कितनी हुई, वेस्ट कितनी होगी 3/4 माइनस 9/16, 12 माइनस 9 3/16। अब इन दोनों को मिला के, दो इंजन को मिला के अगर एक इंजन बनाऊं, इन दोनों इंजन को मिला के अगर एक इंजन बनाऊं तो उसकी एफिशिएंसी क्या होती है अगर निकालनी होती, तो वर्क डन बाय, यही होती है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। वर्क डन कितना है Q/4 प्लस इतना काम निकला, और दी कितनी थी टोटल, Q दी थी स्टार्टिंग में, तो कितना हो गया 4, 13Q/16Q इंटू 100, कितना है ये 4 से गया 4, 4 से गया 25, 13 इंटू 25/4, जरा निकालना कितना होगा ये, मतलब अप्रोक्सीमेटली निकाल दो कितना होगा 81 पॉइंट, सही है 81.25, मतलब दोनों इंजन को जोड़ दिया तो पहले वाले से ज्यादा एफिशिएंट, दूसरे वाले ज्यादा से भी एफिशिएंट, मतलब और एफिशिएंट बन गया। ऐसा ही मैं एक और जोड़ दूंगा अच्छी एफिशिएंसी का, तो शायद और एफिशिएंट बन जाए। लेकिन समस्या ये है गाड़ी में एक इंजन होता है, तुम 4-5 लगा के घूम रहे, तो क्या मतलब, भारी हो जाएगी गाड़ी, चलेगी कम। और एफिशिएंसी अगर इंजन की कम हुई तो एवरेज अच्छा नहीं देगी, इसलिए पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी कम होती है, तो मत लेना पेट्रोल गाड़ी। हाँ पेट्रोल है इसलिए बोल रहा हूँ ना, मत लेना, सीएनजी ले लो, ऑटो चलाओ ऑटो। शांत हो जाओ, लिख लिया ये, एफिशिएंसी का मेन लॉजिक समझ में आया, वर्क डन बाय क्या करना है मुझे क्यू इन, हर टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए। स्कूल में कार्नेट इंजन पक्का आएगा देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए आएगा, उसका प्रूफ बहुत जरूरी है। इसी के साथ एक छोटा सा काम है, अभी काम है, वो काम है HC वर्मा या फिर एनसीईआरटी में एक चीज पढ़नी है, अलग से दी गई होगी, रेफ्रिजरेटर। उसी में रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें एफिशिएंसी नहीं बोलते वो लोग, एक नया टर्म डिफाइन करते हैं और उस टर्म को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। है तो एक ही चीज, कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसी को तो एफिशिएंसी बोलते हैं, लेकिन वो स्कूल में लिखेंगे एफिशिएंसी ना लिखते हुए लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। लो यहाँ हिंट भी देता हूँ, ऐसा कुछ दिख जाएगा β+1 कुछ करके, ऐसा बीटा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कहीं से पढ़ना है, स्कूल के लिए पढ़ना है, स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, बस रीड मारना है और फॉर्मूला याद करना है, कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है उसमें। हाँ किताबें बंद मत करो, रुक जाओ, थम जाओ, कहाँ भाग रहे हो जल्दी। थर्मोडायनामिक्स बहुत अच्छे लेवल पे हमने कवर की है, मेंस की भी बनेगी, एडवांस की भी बनेगी, सब बनेगी। और मुझे लगता है पेपर दिखाओ जरा, पेपर में थर्मोडायनामिक्स तो बन गई होगी, नहीं बनी, देखते हैं, बहुत सारे नहीं, बस वही तो बोनस है, और कोई बोनस बोनस नहीं है। हाँ ये बीच में थोड़े अजीब से क्वेश्चन आ गए होंगे, उनका कुछ नहीं कर सकता, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, ऐसे नहीं बनाया मैंने, पेपर की चूज करके बनाया, वो तो बना बनाया है, बना बनाया पेपर है, तो वो ये मान के बनाया गया है कि सब कुछ आता है। लेकिन ये क्वेश्चन बनने चाहिए थे, सेकंड बना, आइडिया ले रहा हूं मैं तो बस, क्या क्या बना, सेकंड बनना चाहिए था, थर्ड बना क्या, फोर्थ बन गया, फिफ्थ, अब सिक्स्थ बन जाएगा, अब सिक्स्थ बन जाएगा, बना के सेवेंथ बन जाएगा अब। अरे बोनस तो है तो क्या बनाओगे नहीं घर जाके, एट बन गया होगा, नाइन्थ बन गया होगा, मतलब थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन देख के मैं बता रहा हूँ कि एडवांस के भी बन जाएंगे, ये सब भी बन गया होगा। 15 जो मैच क्या 12 थर्मल एक्सपांशन का है, देख के छोड़ दिया करो ना, 12 जैसी चीजें, मतलब क्वेश्चंस इसमें चूज करने थे,
एडवांस के जितने भी पेपर होने वाले हैं उनमें क्वेश्चंस तुम्हें खुद चूज करने हैं कि कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। अगर तुम ये सोच के बैठे हो कि लाइन से करोगे बनते चले जाएंगे तो गलत फहमी है तुम लोग। चलो तो होमवर्क है, होमवर्क सिंपल है, OL2 तक या OL3 तक कंप्लीट कर लो, भले ही एडवांस कॉर्नर मत लगाओ। एक लेक्चर और लगेगा थर्मल एक्सपेंशन का, एक लेक्चर में थर्मल एक्सपेंशन खत्म, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत फर्जी टॉपिक है। उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे या केटीजी पढ़ेंगे, कोई एक ऑप्शन। ऐसा हो सकता है अभी टेस्ट का कुछ बताया क्या?